चलो एक बार हम लोग न्यूरल इवोल्यूशन देख लेते हैं। न्यूरल इवोल्यूशन में सबसे पहला वी हैव सीन द हाइड्रा निडारियंस। हाइड्रा में सबसे पहला नर्वस सिस्टम was been seen in the form of the nerve net. Then evolution has taken place very gradually, stepwise. Then we have seen in planaria, flatworms, then echinodermatas में we can see the nerve ring and the radial nerve cord. Then you can see in the insects also brain, somewhat which has been called as brain. Again in octopus and all. Again in human being there is a well-developed nervous system. You can see the brain, you can see the spinal cord, you can see the peripheral nervous system. So ऐसे स्टेप वाइज क्या हुआ है, न्यूरॉन का इवोल्यूशन हुआ है। नर्वस सिस्टम का इवोल्यूशन मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको डिटेल में बताया था। ठीक है, सबसे पहला हाइड्रा में ही फाइंड आउट हुआ था, उसके बाद जब हम प्लेनेरियाज वगैरह में गए तो हमें लैडर टाइप का नर्वस सिस्टम दिखा था। ओके, नाउ दिस टॉपिक विच आई हैव टोल्ड यू टू लर्न एंड कीप, यही वाला टॉपिक मैंने आपको लर्न करके रखने के लिए बोला था। सो न्यूरल टिश्यू। सो न्यूरल टिश्यू में टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। The nervous tissue or the neural tissue is made up of two type of cells. They are the neuron and the neuroglial cells, which can also be called as the glial cells. So who will tell me? This was a homework which I have given you. This is 11th standard topic. Who will tell me what is glial cells? First tell me what is glial cells. Yes, Piyush. Piyush Singh. Piyush Singh. Piyush Singh, are you able to hear me? I am not able to hear you. Keep your mic closer. अरे कुछ बात तो करो, सिर्फ आपके घर का गड़गड़ गड़गड़ आवाज आ रहा है। पीयूष, अनम्यूट योर माइक। चलो रिद्धि, रिद्धि, रिद्धि पाउसे। लास्ट टाइम भी इनका ही प्रॉब्लम था। रिद्धि पाउसे का। हाँ, चलो न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में पढ़ा आपने, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में होमवर्क बताया था। यस रिद्धि, मैंने बोला था ना पढ़ के रखने के लिए। पढ़ा आपने, हाँ या नहीं? यस और नो? अरे हाँ नहीं तो बोल सकती हो ना। रिद्धि, प्रथमेश, प्रथमेश, प्रथमेश केदार, हेलो मैडम। हाँ मैम बोलिए। मैडम ये बच्चे लोगों को है ना, जिनका मैं नाम बुला रही हूँ 4-5 बार और फिर भी ये लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं ना, ये लास्ट लेक्चर में भी ऐसे ही हुआ था। हाँ मैम पता है, आज क्लास में सर आने वाले तो मैं बात करती हूँ सर से। हाँ, क्योंकि ये जो 2-3 बच्चे हैं ना, मैंने उस दिन नोट डाउन किया है नाम, तो ये 2-3 बच्चे हैं ना कभी भी रेस्पॉन्स नहीं देते, कभी मतलब कभी नहीं। ये अभी जैसे कि प्रथमेश हो गया, रिद्धि हो गई। हाँ अभी देखो पीयूष सिंह को मैं कितने बार आवाज लगा रही हूँ पर वो क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके माइक का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है मैम, मैं सर से बात करती हूँ, आज सर आने वाले तो सर से अच्छी बात करवाती हूँ। हाँ, और है ना मैं अभी जिसका जिसका नाम कॉल आउट कर रही हूँ ना मैम, आप सिर्फ नोट डाउन करके रखो,
इन हाँ लोगों मैम। को बोला था मैंने पढ़ के रखने के लिए, तो हाँ नहीं भी कुछ नहीं कोई बोल सकता है कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ओके नेक्स्ट क्रिस्टीन, क्रिस्टीन, क्रिस्टीन। हेलो 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 हाँ, हैव यू लर्न? मैम, नहीं नहीं मैं पढ़ा? नहीं हुआ न्यूरोग्लियल नहीं। नहीं पढ़ा, ओके लेट इट बी। नेक्स्ट दर्शना, दर्शना, दर्शना। नो रेस्पॉन्स फ्रॉम दर्शना। प्रफुल्ल पाटिल, प्रफुल्ल पाटिल। Okay, Darshana has messaged me. Why you can't on your mic, Darshana? प्रफुल्ल पाटिल का भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है। प्रचित, these children are just owning their joining the lecture Yes, and they're ma'am. Yes. sleeping instead. No, ma'am. Yes, Darshana, tell me. प्रचित also. मिस मैंने ऑन किया है क्या माइक? हाँ प्रचित बताओ मुझे न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं? आपने पढ़ा है कि नहीं? हाँ या नहीं? Hello, Miss. हाँ Hello, miss. Provide supporting system to the nervous Non-neural system. cell. first tell me your name, who is talking? Praful is talking or Prachit is talking? Prachit. Praful, Miss. Prachit. Praful. हाँ बोलो प्रफुल्ल। Non-neural cell in central nervous system. Please say it again. Non-neural cell in central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Yes, पहले आप Miss. पूरी तरह से उठ जाओ, पहले तो पूरी तरह से उठ जाओ और फिर उठने के बाद आई एम आस्किंग यू, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आई एम जस्ट आस्किंग यू व्हाट इज अ न्यूरोग्लियल सेल्स व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अ न्यूरल टिश्यू। Yes, Miss. Miss Angu. हाँ बोलो। Providing supporting system Yes. to the nervous system. Yes, very good. It is providing the support to the neurons. Providing support to the neurons. Yes, very good. What about Soni Yadav? Soni Yadav. I think so. She is not having the mic. Next, Sharon. Sharon. Bolo Sharon. What are neurons? Can you name the parts of the neuron? Sharon, can you name the parts of the neuron? Yes. Okay. So, प्लीज मैडम नोट डाउन कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ अटेंडेंस के लिए बैठते हैं, उन लोगों को फिर बाद में फिर बोलेंगे कि हमको समझा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ है। सो प्लीज नोट डाउन मैडम, दीज चिल्ड्रन आर जस्ट सिटिंग फॉर द अटेंडेंस, नॉट एट ऑल अटेंडिंग द लेक्चर्स। मैंने लास्ट लेक्चर में भी इनका नाम बुलाया था पर ये बच्चों ने तो एक बार भी रिस्पॉन्ड नहीं किया था। ओके चलो नेक्स्ट। Nervous tissue is made up of two types of cells, that is the neurons and the neuroglial cells, also called as the glial cells. The neuroglial cells are the supporting cells of the neuron.
why neuron requires a supporting cells? The reason behind is the neurons are the only cells of our body which cannot divide. ये एक ऐसा सेल है हमारे बॉडी का जो कभी भी डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल ही नहीं है, इसीलिए ये कभी डिवाइड नहीं होता है, और इसके वजह से इसको बहुत ज्यादा सपोर्टिंग सेल्स की जरूरत है. And these supporting cells, which are called as the glial cells, they are the dividing cells. They can divide and redivide. And therefore, they are doing the protection, nutrition, and the support to the neurons. When we talk about the neuroglial cells, let us see in more detail. So, it is the supporting cells of the central nervous system, peripheral nervous system, and far greater in number than the neuron. Okay? They are derived from what? They are derived from the ectoderm, which is very important point for your board exam. कौन से टर्म से डिराइव हुआ है? तो ऑल द नर्वस सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम ही एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है. Neuroglial cells or the glial cells, they constitute the major cellular component of the nervous system. It is a specialized connective tissue for the nervous system. Unlike the neurons, neuroglial do not have a direct role in information processing, but they are essential for the normal functioning of the nervous cells. मतलब ये जो neuroglial cells हैं, ये लोग reflex action में मदद नहीं करते हैं. They don't carry the information. ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल्स जो है वो इंफॉर्मेशन को ट्रैवल नहीं करवाते, इंफॉर्मेटिव प्रोसेस में मदद नहीं करते, इंपल्स को कैरी नहीं करते हैं. सिर्फ इनका काम क्या होता है? ये जो नर्व सेल है, जो न्यूरॉन है, उसे प्रोटेक्ट करना, उसे सपोर्ट करना. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस मैम. Yes, ma'am. यू कैन सी दैट ये बीच वाला जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये हमारा न्यूरॉन है, और उसके बाजू बाजू में आप स्टार शेप सेल्स देख पा रहे हो, विच आर द ग्लियल सेल्स. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स. ये आपको डिटेल में नहीं जाना है, बट यू शुड जस्ट हैव अ लुक फॉर दैट. सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देयर आर सैटेलाइट सेल्स, Schwann cells, and central nervous system में there are microglial cells, ependymal cells, oligodendrocytes and astrocytes. ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स. अभी देखो आपने डायग्राम में भी पीछे देखा कि इसके आजू बाजू में कैसे स्टार शेप के सेल्स प्रेजेंट है, ऐसे स्टार स्टार है. देखो ये दो ब्लू कलर के हैं, ये दो पिंक कलर के हैं. ठीक है, तो ऐसे ही बाजू बाजू में प्रेजेंट होते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अलग टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अलग टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं. So if you want, you can take a screenshot of this particular page. कोई भी न्यूरोग्लियल सेल्स का फंक्शन क्या होता है? It produce and circulate the cerebrospinal fluid in the central nervous system. What is the cerebrospinal fluid? हमारे ब्रेन में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही हॉलो है, सॉलिड नहीं है. क्या है? हॉलो ऑर्गन है. क्यों हॉलो ऑर्गन है? क्योंकि उसमें स्पेस प्रेजेंट है, और इस स्पेस में एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. नाम से ही पता चल रहा है, सेरिब्रो का मतलब है ब्रेन, और स्पाइनल का मतलब तो आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड. तो ऐसा फ्लूइड जो दोनों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, देयरफॉर कॉल्ड एज अ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. तो ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स है, ये सर्कुलेशन में मदद करता है इस फ्लूइड का. This fluid has a very important role. We will be learning in the further part of the lesson. साथ में ये सेल्स का काम ही सपोर्ट है, साथ में न्यूट्रिशन का भी काम करता है, स्ट्रक्चरल एंड न्यूट्रिशन का सपोर्ट का भी काम करता है for the central nervous system neuron and recycle the neurotransmitter. Now in this lesson you will be learning more detail about the neurotransmitters.
ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स, स्पेशली द एसिटाइलकोलिन. एसिटाइलकोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर. अभी जैसे एक इम्पल्स, एक जो इम्पल्स है, इम्पल्स का मतलब मैसेज, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन. मतलब जैसे मुझे फॉर एग्जांपल मैंने गलती से कोई गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर दिया, तो मेरे हाथ में से सारे न्यूरॉन्स मेरे ब्रेन तक मैसेज लेकर जा रहे हैं. हाँ, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेकर जा रहे. तो कैसे लेके जाएंगे? एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसे करते करते मेरे कहाँ तक पहुंचेगा? स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेगा. फिर स्पाइनल कॉर्ड तुरंत मैसेज देगा कि चलो हाथ हटा लो वहां से अभी जल्दी से. फिर वहां से मैसेज वापस मेरे हाथ तक आएगा और फिर मैं हाथ हटाऊंगी. ठीक है, तो ये सारा जो मैसेज है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाना, तो वो कैसे जाता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स तो होता ही है, साथ साथ केमिकल इम्पल्स भी होता है. तो केमिकल इम्पल्स के अंदर एसिटाइलकोलिन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है, विच इज अ न्यूरोट्रांसमीटर. देयर आर अदर हार्मोन्स आल्सो, डोपामाइन वगैरह भी होता है, बट अभी आपको वो सारी चीजें नहीं पढ़नी है. आपको 12th स्टैंडर्ड के लिए आपको सिर्फ लिमिटेड ही हार्मोन्स पढ़ने हैं. देन माइलिनेटेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्सॉन्स. अभी देखो, माइलिनेटेड आपने पढ़ा है, मैंने आपको बोला तो रिवाइज करके रखने के लिए. तो माइलिनेटेड का मतलब क्या है? जिसके अंदर श्वान सेल्स होते हैं, जिसके अंदर माइलिन शीट होता है, उसे हम माइलिनेटेड बोलते हैं. और माइलिनेटेड वाला न्यूरॉन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है. सो ये माइलिनेटेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्सॉन्स को प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. कौन? न्यूरोग्लियल सेल्स. Conduct phagocytosis in the central nervous system. What do you mean by phagocytosis? Engulfing. ठीक है, तो अभी हमने बोला ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है. तो बाई चांस अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस या कोई फॉरेन बॉडीज, ठीक है, इस न्यूरॉन को इफेक्ट करने के लिए जाएगा, तो सबसे पहला न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करेंगे? उसका फैगोसाइटोसिस कर देंगे, उसको एनगल्फ कर लेंगे. अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग? Yes, ma'am. Next, they are supporting the neuron cell body in the peripheral nervous system. अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए तो हमने देखा कितना सारा काम है. अब पेरिफेरल के लिए भी देखेंगे कि पेरिफेरल में क्या करता है. तो यहाँ पे भी ये सपोर्ट कर रहा है, पेरिफेरल गैंग्लियंस को सपोर्ट कर रहा है. गैंग्लिया का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ नर्व सेल. और क्या यहाँ पे भी प्रोड्यूस माइलिन का शीट अराउंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक्सॉन्स में. ठीक है, so in short, if I want to describe 2-mark question for your board exam, describe the function of neuroglial cells. So 4 points आप लिख सकते हो कि नहीं? Yes. So first point you can say it is providing structural, nutritional support to the central nervous system. Then you can say that it is phagocytic, conducting the phagocytosis. Fourth point you can say that it is providing the framework around the axon. Yes, then you can also say that it produces and circulate the cerebrospinal fluid. And lastly, you can also say that it produces the myelin sheath around the PNS. So 4 points आप लिख सकते हो for the function of neuroglial cells. Next is the oligodendrocytes. These are the types only, na? So oligodendrocytes, they are few branches. They form the myelin sheath around the axon, which forms the white matter of the central nervous system. Please do underline, understand. White matter and gray matter. We will be learning that in detail now. Oligodendrocytes क्या है? वो few branching है, उसमें थोड़े थोड़े ही branching होते हैं. They form the myelin sheath around the axon, which form the white matter. तो ये याद रखो बेटा, जहां पे भी माइलिन शीथ होगा, जहां पे भी माइलिन शीथ होगा, मतलब कि वो पार्ट एक्सॉन का होगा, है ना? क्योंकि एक्सॉन में ही तो माइलिन शीथ होता है, श्वान सेल्स होते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर होता है ना? इसलिए मैंने आपको बोला था ये सब चीजें पढ़ के रखने के लिए. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, एक्सॉन में ही क्या होता है? श्वान सेल्स होते हैं. श्वान सेल्स ही माइलिन शीथ बनाते हैं और माइलिन शीथ ही नोड्स ऑफ रेनवियर बनाता है. और नोड्स ऑफ रेनवियर रहेगा तो सैल्टेटरी कंडक्शन होगा. मतलब क्या कि एक
एक इससे इम्पल्स जंप करेगा, फास्ट फास्ट जंप करेगा। तो जहां पे भी नोड्स ऑफ रेनवियर रहेंगे वहां पे इम्पल्स क्या होगा, एकदम फास्ट फास्ट जंप करता है। ठीक है, तो ये तो एक पार्ट हो गया लेसन का। नाउ आई वाज टेलिंग यू अबाउट ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ये लेसन में बार बार टर्म्स आएंगे। व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर क्या है? व्हाइट मैटर मतलब जहां पे भी एक्सॉन वाला हिस्सा है, जहां पे भी एक्सॉन वाला हिस्सा है। एक्सॉन है मतलब माइलिन शीट है, और माइलिन का मतलब भी क्या है, फैट का शीट, फैट का शीट। तो फैट क्योंकि व्हाइट कलर का दिखता है इसलिए हम इसे व्हाइट मैटर कहते हैं। और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है न्यूरॉन का, वहां पे माइलिन शीट नहीं होता है, जहां पे डेंड्रॉन्स वगैरह है वहां पे तो माइलिन शीट नहीं है, तो वो कैसा दिखता है, ग्रे दिखता है। इसलिए हम उसे ऊपर वाले हिस्से को, न्यूरॉन को हम ग्रे मैटर कहते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है, जो एक्सॉन वाला हिस्सा है, उसे हम व्हाइट मैटर भी कह सकते हैं। समझा सबको मैंने क्या बोला? तो Yes, ma'am. हाँ, तो क्या बोला बेटा मैंने, देखो सुनो अच्छे से, एक बार वापस सुन के लो। ग्रे मैटर अगर मैं बोल रही हूँ तो आपको किसको इमेजिन करना है, सेल बॉडी, डेंड्रॉन को इमेजिन करना है। सेल बॉडी, ये येलो वाला हिस्सा को इमेजिन करना है, सेल बॉडी डेंड्रॉन को इमेजिन करना है, ग्रे मैटर। पर अगर मैं व्हाइट मैटर बोल रही हूँ तो आपको कौन सा पार्ट इमेजिन करना है, ये एक्सॉन विथ माइलिन शीट। एक्सॉन विथ माइलिन शीट इज व्हाइट मैटर। हाँ, क्योंकि एक्सॉन विदाउट माइलिन शीट भी होता है जिसको हम नॉन माइलिनेटेड बोलते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? एक्सॉन विदाउट माइलिन शीट भी होता है जिसे हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। पर अगर मैं व्हाइट मैटर बोल रही हूँ इसका मतलब एक्सॉन विथ माइलिन शीट होना चाहिए, दैट इज द व्हाइट मैटर। ठीक है, सो oligodendrocytes, let us see once again, forms a myelin sheet around the axon, from which forms the white matter of the central nervous system. माइलिन और इंसुलेटिंग शीट, वो इंसुलेटिंग है ना, फैट का शीट है इसलिए हम इसको इंसुलेटिंग शीट बोल रहे हैं। वो किस चीज से बना है, प्रोटीन से और फैटी सब्सटेंस से। ये फैटी सब्सटेंस की वजह से ये व्हाइट दिखता है। और जहां पे भी माइलिन होता है, जहां पे भी माइलिन शीट होता है, वहां पे नोड्स ऑफ रेनवियर बनते हैं, और नोड्स ऑफ रेनवियर की वजह से क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज अ माइक्रोग्लिया और द ब्रेन मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस, मैक्रो मतलब बड़े, एंड फेजेस का मतलब है फैगोसाइटिक, है ना, फैगोसाइटिक। तो these are small sized cell with a few branches. You can see the diagram also, छोटे छोटे small size है but बहुत सारे branches इसमें। From where they are derived from, कहाँ से बनते हैं, हमारे WBC के मोनोसाइट से बनते हैं। याद है आपको WBC का मोनोसाइट्स? मैंने आपको WBC का Yes. मोनोसाइट्स बताया था कि they are been called as a scavengers, Avengers. है ना। They are phagocytic also and they are scavengers also. Say, so they go to the site of injury. इनका काम क्या होता है, जहां पे भी इंजुरी है वो वहां पे जाएगा और एनगल्फ करेगा किसको, डेड न्यूरॉन को या सेल डेब्रीज को इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर कुछ न्यूरॉन डेड हो गए हैं तो उसको भी एनगल्फ करेगा, और सेल डेब्रीज का मतलब है डेड सेल्स को भी ये एनगल्फ करेगा, मतलब साफ सफाई कर रहा है ना, इसलिए तो हम इसको स्कैवेंजर बोल रहे हैं। And they mediate the immune response in the central nervous system. ठीक है, मतलब हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी ये मीडिएट करेगा। ठीक है, सो माइक्रोग्लियल सेल्स, दे आर द ब्रेन के मैक्रोफेजेस। नेक्स्ट इज द एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रो का मतलब ही होता है स्टार, सो स्टार शेप्ड सेल्स, दे आर मोस्ट अबंडेंट ग्लियल सेल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनका काम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन करना और उसका एब्जॉर्प्शन करवाना। ठीक है, दे हेल्पिंग इन द मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर्स। हाँ, ब्रेन के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको भी ये अच्छी तरह से मेंटेन करवाता है। इट इज रेगुलेटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस विद द ब्रेन। अभी जब हमने न्यूरोट्रांसमीटर बोल दिया इसका मतलब इलेक्ट्रिक इम्पल्स तो आ ही गया उसमें। तो जब अगर ये
सिक्रीशन करा रहा है, एब्जॉर्प्शन करा रहा है न्यूरोट्रांसमीटर का, मतलब कि ये रेगुलेट कर रहा है इलेक्ट्रिक इम्पल्स हमारे ब्रेन के अंदर, और साथ में बीबीबी भी करवा रहा है, दैट इज ब्लड ब्रेन बैरियर्स में भी मदद करवा रहा है. नेक्स्ट इज द एपेंडाइमल सेल्स. एपेंडाइमल सेल्स, so they are made up of a single layer of the squamous या फिर कॉलमनार या फिर ciliated epithelial cells. शेप कोई भी हो सकता है. सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल है, ये तीनों भी क्या है, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम है ना. सो सिंपल एपिथेलियम के तीनों भी टाइप्स है. फिर वो स्क्वैमोस हो सकता है, या फिर उसमें सीलिया भी हो सकता है तो सीलिएटेड बोलेंगे, या फिर उसमें माइक्रोविलाय हो सकते हैं तो इसलिए हम इसको कॉलमनार भी बोल सकते हैं. They are lining the ventricles of the brain. अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बाद में पढ़ाऊंगी वेंट्रिकल्स क्या है ब्रेन में. तो वेंट्रिकल्स का मतलब है स्पेस. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि हमारा ब्रेन कैसा होता है, हॉलो होता है, उसके अंदर स्पेस होता है. तो उस स्पेस जो है, जो जगह है हमारे ब्रेन में, उसी को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं. क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स. तो हमारा जो ब्रेन का वेंट्रिकल है उसका जो इंटरनल लाइनिंग है वो एपेंडाइमा सेल से किया गया है. सो लाइनिंग द वेंट्रिकल्स और ब्रेन कैविटीज एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड में भी जो होल है, जो स्पाइनल कॉर्ड में भी जो बीच में जो होल है, वहां पे भी लाइनिंग एपेंडाइमा सेल्स का है. हमारे ब्रेन के कैविटी में भी जो लाइनिंग है वो भी एपेंडाइमा का सेल्स का है. मतलब जहां पे भी स्पेस है उसकी लाइनिंग एपेंडाइमा सेल से की गई है, और इस एपेंडाइमा से ही CSF बनता है. ठीक है. दिस एपेंडाइमल सेल्स आर हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द CSF, दैट इज द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड which is filling this ventricles. ठीक है. ब्रेन में जो स्पेस है उसे हम ब्रेन वेंट्रिकल्स बोलेंगे, और जो स्पाइनल कॉर्ड में जो स्पेस है उसे हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं. सेंट्रल कैनाल इज अ cavity of the spinal cord. So you can note down all these terms. So just go through बेटा. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, एपेंडाइमा सेल्स का काम होता है CSF बनाना. ठीक है. तो CSF कहाँ पर है, जो हॉलो स्पेस प्रेजेंट है. तो जो ब्रेन का हॉलो स्पेस है उसे हम ब्रेन वेंट्रिकल बोलेंगे, और एक हॉलो स्पेस छोटा सा पतला सा हमारे स्पाइनल कॉर्ड में है जिसे हम सेंट्रल कैनाल कहेंगे. क्या कहेंगे, सेंट्रल कैनाल. तो उसका जो लाइनिंग है, उसका जो अंदर का लेयर है, अंदर की जो लाइनिंग है वो या तो स्क्वैमोस से बना हो सकता है, या तो कॉलमनार, या तो सीलिएटेड. पर उसका काम क्या है, इट इज वर्किंग लाइक अ फॉर्म, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द CSF. और CSF का बहुत ज्यादा काम होता है. इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, बहुत सारी चीजें वी विल बी लर्निंग इन द फर्दर पार्ट ऑफ द लेसन. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू दिस मच, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you can take your time and just have a look for this 4 things. एक बार ये देख लो पूरा. ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल, कुछ भी डाउट है, एक वर्ड भी नहीं समझ में आया इसमें, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार देखो पूरा, अच्छी तरह से देखो. Yes, understood beta. Any doubt in any of the points? Shall we move forward?
Yes. Yes. Yes, ma'am. अब हम बात करेंगे श्वान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स। ये कहाँ पर होते हैं बताओ? PNS. वेरी गुड, पीएनएस का है, पीएनएस, ठीक है। सो श्वान सेल्स, आप डायग्राम भी देख सकते हो श्वान सेल्स का। श्वान सेल्स आर मोस्ट अबंडेंट ग्लियल सेल्स ऑफ पीएनएस। मोस्ट अबंडेंट ग्लियल सेल्स ऑफ सीएनएस कौन था? एस्ट्रोसाइट। हाँ, एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट, साइट मतलब सेल, एस्ट्रो मतलब स्टार, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स वेर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ सीएनएस। वैसे ही श्वान सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ पीएनएस, ठीक है। इनका काम क्या है? माइलिन शीट बनाना, और माइलिन शीट बना रहा है तो दे आर प्रेजेंट अराउंड द मेड्यूलेटेड। मेड्यूलेटेड का मतलब क्या है? माइलिन की तरह। यस, मेड्यूलेटेड मतलब माइलिनेटेड। यस, माइलिनेटेड को हम मेड्यूलेटेड भी कहते हैं। सो जहां पे भी माइलिन शीट होगा तो उसे हम माइलिनेटेड नर्व बोलते हैं, या फिर मेड्यूलेटेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो दे आर प्रोड्यूसिंग द माइलिन शीट अराउंड द माइलिनेटेड और मेड्यूलेटेड नर्व ऑफ द पीएनएस। सैटेलाइट सेल्स, they are just helping in the support. They just support the function of the neuron. So ये दोनों बहुत ही सिंपल है। Let us move further. अब हम इस न्यूरॉन के बारे में वापस एक बार देखते हैं अच्छी तरह से। अभी हमारा ये सब क्या पढ़ के हुआ? ये सब हमारा सिर्फ हमने पढ़ा न्यूरॉन जो है, नर्वस टिश्यू जो है वो दो टाइप में, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। तो अभी तक हमने सिर्फ ये न्यूरोग्लियल सेल्स पढ़ा था। अब हम इस न्यूरॉन के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। So neurons can also be called as a nerve cell, and they are the structural and the functional unit of the nervous system. ठीक है। Each multipolar neuron, अब देखो फिर से यही वापस बात आ गई, इसलिए 11th स्टैंडर्ड का पार्ट अगर आपको याद होगा तो ये वाले स्ट्रक्चर को हम मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। There are 3 types of neuron depending upon the process. They are unipolar, bipolar and multipolar, है ना। तो ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये मल्टीपोलर न्यूरॉन का डायग्राम है। इसको मल्टीपोलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस बाहर आ रहे हैं, इसलिए मल्टीपोलर है। तो कोई भी मल्टीपोलर न्यूरॉन में 3 हिस्से हैं। ये बीच वाला साइटोन, फिर ये वाले जो आजू बाजू में, साइटोन के आजू बाजू में जो पिंक कलर के ब्रांचिंग दिख रहे हैं, दे आर डेंड्रॉन, फिर ये वाला हिस्सा इज द एक्सॉन। तो ये 3 हिस्से होते हैं कोई भी मल्टीपोलर न्यूरॉन के अंदर। तो पहले हम साइटोन या सेल बॉडी के बारे में बात करेंगे, जो बीच वाला हिस्सा है। सो इट हैज अ न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है एंड न्यूक्लियोप्लाज्म है, जिसे हम न्यूरोप्लाज्म भी कह सकते हैं। अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर न्यूरोफाइब्रिल्स, छोटे छोटे न्यूरोफाइब्रिल्स हैं। साथ में न्यूसेल्स ग्रेन्यूल भी प्रेजेंट है। न्यूसेल्स ग्रेन्यूल, व्हाट आर द न्यूसेल्स ग्रेन्यूल मेड अप ऑफ? दे आर द राइबोप्रोटीन्स, है ना। अगेन 11th स्टैंडर्ड पोर्शन, इट इज अ राइबोप्रोटीन। यस, नेक्स्ट इज दी एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ये सारी चीजें भी प्रेजेंट है। So Newell's granule are the riboprotein. They help in the synthesis of enzyme, which is required for the formation of the neurotransmitter. जबकि neurofibrils का काम क्या है? They play a very important role in the transmission of the nerve impulses. So just go through this page. हर एक स्लाइड का हर एक पॉइंट अगर आपको क्लियर है तभी हम आगे आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज ये पूरा लेसन विल बी लाइक ब्लैंक टू यू ऑल, अगर आपको यही चीज क्लियर नहीं है तो। समझा साइटोन या सेल बॉडी का सबको हर एक पॉइंट? नीसल ग्रेन्यूल का क्या काम है, न्यूरोफाइब्रिल्स का, ये सब आपने 11th में पढ़ा है। हाँ, और फिर भी मैंने भी आपको पढ़ के रखने के लिए बोला था, इट इज जस्ट अ रिविजन पार्ट अगेन, so that we can understand this chapter more nicely and clearly. Yes, ma'am.
सुनो, पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स आर, अभी हमने ये वाला पार्ट पढ़ा, सेल बॉडी पढ़ा। अब सेल बॉडी के आजू बाजू में, सेल बॉडी के आजू बाजू में बहुत सारे ब्रांचिंग्स हमें नजर आते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ डेंड्रॉन। डेंड्रॉन का भी जो छोटे छोटे ब्रांचिंग्स होते हैं उसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्रॉन के आजू बाजू में और जो ब्रांचिंग होते हैं, मोर ब्रांचिंग्स ऑफ डेंड्रॉन इज कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, एक सिंगल प्रोसेस यहां से बाहर आता है, साइटोन से एक सिंगल प्रोसेस नीचे की तरफ बाहर आ रहा है, उसे हम कहेंगे एक्सॉन। एक फनल शेप जो रीजन बन रहा है बिटवीन द साइटोन एंड द अपकमिंग एक्सॉन इज कॉल्ड एज अ एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक, it is also a very important region because it generate the impulse in the neuron, क्योंकि यहीं से impulse एक्सॉन की तरफ जाएगा। अच्छा, आप एक्सॉन के ऊपर आप ब्लू ब्लू कलर का देख सकते हो, ये सब क्या है ब्लू ब्लू कलर का? माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ एज एक एक जगह बीच में इंटरवेल के साथ प्रेजेंट है। तो जहां पे जो इंटरवेल है, जो जहां पे येलो येलो ब्लू के बीच बीच में जो येलो दिख रहा है, दैट इज बीन कॉल्ड एज द नोड्स ऑफ रेनवियर। ये माइलिन शीथ बनता कैसे है? ये ब्लू के अंदर आप डार्क ब्लू देख पा रहे हो, दैट इज अ श्वान सेल्स व्हिच आर प्रोड्यूसिंग दिस माइलिन शीथ। जो लास्ट पार्ट है एक्सॉन का, उसे हम कहेंगे एक्सॉनिक टर्मिनल, या फिर इसे टीलोडेंड्रॉन भी कहा जाता है। आपने 11th स्टैंडर्ड में इसको टीलोडेंड्रॉन पढ़ा है। टीलो का मतलब ये होता है लास्ट में जो डेंड्रॉन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, मेनी ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको टीलोडेंड्रॉन भी कहा जाता है या फिर एक्सॉन टर्मिनल भी कहा जाता है। तो आप ये सारे लेबलिंग्स देखो बेटा, और लेबलिंग के नीचे उसका फंक्शंस भी पढ़ के लो, और इस फंक्शन को बाहर अभी के अभी करके लो। बाहर ऑल द फंक्शंस नाउ, आई विल आस्क यू नाउ, डेंड्राइट्स का क्या काम है? अच्छा, मैसेज कैसे जाता है? मैसेज कैसे जाता है? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, हमेशा, ऑलवेज इट इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, फ्रॉम डेंड्राइट्स टू साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, फिर वापस वैसे ही डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल। अंडरस्टूड? और दो दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, अभी जैसे ये एक न्यूरॉन है, इसके नीचे समझो एक और न्यूरॉन है, तो जो बीच में से स्पेस है उसे क्या हम कहेंगे? साइनैप्स। क्या कहेंगे? साइनैप्स। साइनैप्स। तो चलो, अब ये जो जितने भी लेबलिंग्स दिख रहे हैं, यू ऑल विल बी मेमोराइजिंग जस्ट नाउ, अभी के अभी आप मेरे को बाहर करके बताओगे जल्दी। इफ आई आस्क यू डेंड्राइट्स, तो आप मुझे बताओगे इट रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम अदर सेल्स। इफ आई से यू न्यूक्लियस, इट इज कंट्रोलिंग द एंटायर न्यूरॉन। इफ आई से यू सेल बॉडी, जस्ट अभी के अभी याद करके दिखाओ मुझे जस्ट नाउ।
Yes, children, हो गया पढ़ के? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All of you, सिर्फ ये दो बच्चे ही हैं जो मुझे हमेशा में ये करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं. These are the Yes, very ma'am, good डालो. children. हाँ, okay, चलो. All of you have understood each and every part. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. एक बार देख लो क्या है dendrons and dendrites. Dendrons are the small conical process arising from the cytone. They are highly branched into fine dendrites. So dendron का branching is dendrites. Niscels, granule and neurofibrils are present at the base of a dendron. They transmit the message towards the cytone. किधर message pass करते हैं? Towards the cytone. Towards the cytone. You can see these are the extensions of the cell body. They are the thickest part of the branches and they are subdivide themselves into dendrites. They are small finger-like furthest away from the cell body. They collect the nerve impulse and carry them towards the cell body. So like this you can see over here. This is a simple diagram. Let us talk about the axon. They are single long. लंबा है, single है, usually unbranched. Process arising from cytone at the axon hillock. You can see the axon hillock. It consists of bundle of neurofibrils. Very important point which can be asked in exam for MCQ. Very important point. Niscels granules are absent. Niscels granules are absent in the axon. Very important point. The terminal part is either called as the axon terminal or it can also be called as a telodendron. What does the axon is doing? It is carrying the message away. Dendron क्या कर रहा था? Towards the cytone था. अब ये क्या कर रहा है? Away from cytone. Away from cytone. The axon may give out lateral branching, which is called as a collaterals. The terminal branches attached to the muscle or a gland or a skin or a telodendrites of the another neuron. The last point is very important. Either this may be the last neuron, which may be joining to the muscles or some gland or some skin. या फिर इसके बाद एक और न्यूरॉन रहेगा, तो फिर telodendron will join to the another neuron. So see all the points once again. See all the points once again. I hope it is done. So again, myelinated and non-myelinated. A bundle of axon called nerve can be of two types, non-medulated nerve and medulated nerve. Non-medulated means it is covered by the neurilemma.
not by the myelin sheet. Only neurolemma. Neurolemma is the outermost covering, whereas the medullated has been covered by the myelin sheath or the medullary sheath. So conduction of impulse by the medullated is 50 times more than the non-medullated nerve. 50 times faster than the non-medullated nerve. So have a look for this also. Now we will be seeing the three different types of the neuron as the sensory neuron, then motor neuron, and the relay neuron. Relay can also be called as the what? Mixed neuron. So sensory neuron, they're carrying the messages from the receptor to the sensory central nervous system. या फिर from sense organ to the central nervous system. Motor neuron will carrying the message from the central nervous system to the effector organ, जहां पे इफेक्ट हो रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया तो मेरा स्किन विल एक्ट एज अ रिसेप्टर, है ना. मेरा स्किन क्या करेगा? रिसेप्टर का काम करेगा. तो मेरा स्किन क्या हो गया? सेंसरी रिसेप्टर है और मेरे ब्रेन तक मैसेज लेकर जाएगा. तो कौन लेकर जाएगा? इट विल बी ऑलवेज अ सेंसरी न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? जो भी ब्रेन ने मैसेज दिया है या स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज दिया है कि मुझे मेरा हाथ पीछे लेना है, तो that will be taken, that message will be brought by the motor neuron from the central nervous system to the effector organ. And the relay का मतलब होता है, क्या होता है बेटा? रिले आपने गेम खेला होगा ना बचपन में कि एक बार उस साइड भाग कर जाना और फिर एक बार इस साइड भाग कर आना है. तो रिले इज अ कॉमन वन. यस. तो रिले क्या है? इट कैन बी डन बोथ द वेज. जो मैसेज लेकर भी जा सकता है, लेकर भी आ सकता है. therefore it is called as a mixed neuron or the relay one. Again, depending upon the different process, there are again three different types of neuron. Unipolar neuron. Unipolar neuron का मतलब क्या है? आप देख सकते हो एक ही साइटोन है, एक साइटोन में से ही दो प्रोसेस बाहर आ रहे हैं, एक साइटोन में से ही दो प्रोसेस बाहर आ रहे हैं. सो यूनिपोलर. बाइपोलर मतलब दो अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन से बाहर आ रहे हैं. सो बाइपोलर न्यूरॉन. एंड मल्टीपोलर का मतलब क्या है? मेनी न्यूरॉन्स विच आर बीन कमिंग आउट. आप फर्दर पार्ट ऑफ लेसन में पढ़ोगे कि ऐसे कौन से टाइप के न्यूरॉन कहाँ पर प्रेजेंट है हमारे बॉडी में. स्पेशली बाइपोलर न्यूरॉन हमारे आईज में प्रेजेंट होता है एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes. चलो. Now we will be seeing the covering of the neuron. Now this is again a very important question for your board exam. जैसे हमारा घर का जो केबल का वायर होगा, कभी आपने वायर को देखा है? कभी ध्यान से केबल के जो वायर्स होते हैं कभी आपने कट करके देखा है उसको? Yes, ma'am. ऊपर का लेयर रहता है, फिर उसके अंदर लेयर होते हैं, फिर उसके अंदर 3-4 कलर के वायर्स होते हैं, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर. हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड दैट नाइसली एंड प्रॉपरली? तो उसी तरीके से कुछ अपना ये न्यूरॉन का भी कवरिंग है. तो जो सबसे बाहर है, देखो, हाँ, इसको स्टेप वाइज ही पढ़ोगे. जो सबसे बाहर है उसको बायो में हम क्या कहेंगे? एपी. अगेन एपी का मतलब होता है सबसे ऊपर. ठीक है. पेरी का मतलब क्या होता है बायो में? पेरी का मतलब होता है पेरीफेरी. और एंडो का मतलब होता है जो सबसे अंदर है. ठीक है. तो अब याद रखना बहुत इजी हो जाएगा. सो एपिन्यूरियम which is covering the large bundle of nerve on the outer side. ठीक है. So it is covering the large bundle of nerves on the outer side. फिर उसके अंदर क्या है? पेरिन्यूरियम है. देखो आप देख सकते हो येलो कलर के 1, 2, 3 एंड 4. तो जो चौथा वाला है उसको और ज्यादा ये किया है. सो उसके ऊपर का जो कवरिंग है that will be called as a perineurium. So what it is made up of? It is made of a connective tissue covering few new nerves
fasciculus with the endoneurium. Just have a look, beta. I'm coming in 2 minutes. Yes, so perineurium, it is made up of connective tissue covering few nerve fasciculus with the endoneurium. Again, जब आप endoneurium को देखोगे, तो again it is made up of a connective tissue covering the nerve के fasciculus. Fasciculus का मतलब क्या होता है? Branches. ठीक है? So blood is supplied to all the nerve to provide oxygen and the nutrients. Done? Understood? Yes, ma'am. Yes. So now, nerve is used for a bundle of axon outside the CNS. Tract is a bundle of axon inside the central nervous system. Please ये दोनों चीजों को दिमाग में फिट करो. देखो मैंने इसमें पीपीटी में इतना सिंपल फॉर्म में बताया गया है कि फिर आपको ये चीज का कंफ्यूजन ही नहीं होगा. नर्व हम वर्ड कब यूज करेंगे? जब भी बंडल ऑफ एक्सॉन है आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और अगर बंडल ऑफ एक्सॉन इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? ट्रैक्ट वर्ड यूज करेंगे. ठीक है. सेंसरी को एफरेंट भी बोलते हैं, मोटर को इफरेंट भी बोलते हैं. सो एफरेंट या sensory, they are made up of sensory nerve fiber grouped together to carry the impulse from the central receptor to the central nervous system. And efferent nerve are made up of the motor nerve which are carrying the impulse from the central nervous system to the effector organ. And mixed are made up of both efferent as well as efferent. तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे याद कर सकते हो? सेम, सेंसरी एफरेंट, मोटर इफरेंट. याद रहेगा? सेम सेम. Yes. Yes. आपको लेना है इसका स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड. अगेन अभी ये देखो नर्व एंड ट्रैक्ट. नर्व क्या है? अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर विद इन द पीएनएस. ट्रैक्ट क्या बताया? बंडल ऑफ नर्व फाइबर विद इन द सीएनएस. विद इन द पीएनएस मतलब बाहर हो गया ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तो इसलिए हमने उसको नर्व बोला. मतलब वो किसके अंदर है? पीएनएस के अंदर है. एंड बंडल ऑफ नर्व फाइबर विद इन द सीएनएस इज कॉल्ड एज अ ट्रैक्ट. What are the fasciculus? You can see the fascicles. Bundle of nerve fiber within a nerve or a tract. Endoneurium, connective tissue surrounding an individual nerve fiber. Perineurium, connective tissue surrounding a neural fascicle. Epineurium, connecting the tissue surrounding an entire nerve. You can take a screenshot of this particular page beta so that when you learn the nerve, tract, fascicles, आपको easy हो जाएगा समझना. Take a screenshot. एक बार पूरा रीड करो. कुछ भी डाउट है you can ask me once again. एक बार रीड करो पूरा. All of you read nicely and properly.
डन? पढ़ा Yes, सबने? ma'am. Yes. चलो, व्हाट इज साइनैप्स? साइनैप्स का मतलब है दो न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइनैप्स कहते हैं. So the interconnection between the two neurons or neuron with a motor organ is called as a synapse. It is usually exodendronic or maybe exonic या फिर exosomatic या फिर dendrodendronic. You can see all the examples over here. ठीक है, दो डेंड्रॉन के बीच में भी हो सकता है. देखो, दो डेंड्रॉन के बीच में तो डेंड्रोडेंड्रोनिक. अंडरस्टूड? दो एक्सॉन के बीच में हो सकता है तो एक्सो एक्सोनिक. दो एक्सॉन के बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सो एक्सोनिक. देन एक्सोसोमैटिक. एक्सोसोमैटिक, यू कैन सी द बॉक्स ओवर हियर. और इट कैन बी एक्सोडेंड्रोनिक. सो कोई भी दो न्यूरॉन के बीच में, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि हमेशा एक्सो और डेंड्रॉन के बीच में ही होगा तो उसको साइनैप्स कहेंगे. ठीक है, इट कैन बी एनीवेयर. ठीक है, अगेन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज. So it is a junction between the two nerve cells with a minute gap, which is called as a synaptic cleft. ये synaptic cleft याद रखो, because next lecture में, आगे proceeding lecture में हम पढ़ेंगे synaptic cleft के बारे में डिटेल में. इसका हम डायग्राम देखेंगे, बड़ा सा डायग्राम देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि how the neurotransmitters are being transferred. तो synaptic cleft ये word याद रखो. In between which allows the transmission of impulse by a neurotransmitter bridges. Now from here, अभी तक देखो बेटा ये जो भी था, this was all the general points about this neuron. Now from here our actual lesson will start. That is the properties of neuron. So till here no one is having any sort of doubt now. All of you are clear with all the basic things of the neurons. Because from here the actual lesson will begin now. So properties of nerve fiber which can be asked in the board exam for either a long answer question or can be asked for a 3-mark question or a 2-mark question. अगर 2 mark का क्वेश्चन पूछा है तो आपको 4 points लिखना है. 3 mark का क्वेश्चन पूछा है तो आपको 6 points लिखना है. Each point will carry half mark. So what are the properties of nerve fiber? सबसे पहला excitability. What do you mean by excitability? Excitability and conductivity में क्या मतलब है? दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा? आपको पर समझ में आता है? Excitability और conductivity का मतलब क्या होता है? मिस कंडक्टिविटी मतलब इम्पल्स ट्रांसफर करना और एक्साइटेबिलिटी मतलब इम्पल्स को रिसीव करना. Yes, very good Sharon. Yes. So excitability मतलब trigger to the cell. जैसे अभी मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल, वही वापस एग्जाम्पल में बताऊंगी, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो. जैसे कि मैंने कोई गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, हाँ, तो गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते ही मेरा सेंसरी न्यूरॉन क्या हो जाएगा? एक्साइट हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा, उसको काम पे लग जाएगा वो, है ना. और फिर वो क्या करेगा? कंडक्ट करेगा, वो फटाफट मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाएगा कि बाबा अभी हाथ को कुछ हो गया, जलने वाला है वो, है ना. सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ कंडक्टिविटी. So this is the main very important property of our nerve fiber. एक्साइट होना और कंडक्ट होना. और यही प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी एनिमल क्या करता है? कोई भी एनिमल शोज रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस. और अगर ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस नहीं रहता तो हम डिफेंस मैकेनिज्म नहीं कर पाते, है ना. हम डिफेंस मैकेनिज्म नहीं कर पाते. यस Yes, ma'am. नहीं तो अगर आपके सामने आके कोई टाइगर भी खड़ा हो जाता तो भी आप चुपचाप खड़े ही रहते, क्योंकि अगर नर्व फाइबर नहीं होता तो हम ना एक्साइट होते, ना कंडक्ट होते, ना भागते, है ना, ना डरते ना भागते. टाइगर तो छोड़ दो, आप लोग तो कॉकरोच से भी डरते हो, है ना. कौन कौन डरता है इधर कॉकरोच से? सब लोग डरते हैं, स्पेशली गर्ल्स, है ना. नो. नो, वेरी गुड.
साइंस स्टूडेंट शुड कोई भी एनिमल से डरने नहीं चाहिए. Okay, so you have to learn different properties of the nerve fiber. They are different types. We will be learning each one in detail now. So first one is the excitability or the irritability. That can also be called as a irritability. It has a polarized membrane. हाँ, so polarity का मतलब क्या होता है बेटा? Polarity का मतलब होता है एक डायरेक्शन में फ्लो करना, उसको हम बोलते हैं polarity. So it has a polarized membrane. Polarized membrane का मतलब क्या है? उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है. जैसे आपको पता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है. इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस, है ना. वैसे ही हमारे न्यूरॉन्स में भी हमें शॉक क्यों लगता है? हमें शॉक क्यों लगता है? अगर आप कोई लाइट के पास जाओगे तो हमें शॉक क्यों लगता है? बिकॉज वी टू आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना. आपने आपके लोअर क्लासेस में पढ़ा है ना, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पढ़ा है कि नहीं? यस. क्यों वी आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? हैव यू एवर थॉट कि हम कैसे गुड कंडक्टर हैं? व्हाई वी आर गुड कंडक्टर? 75% वाटर रहता है बॉडी. इसीलिए सिर्फ 75% वाटर है, इसीलिए. इज इट सो? बिकॉज हमारे नर्व फाइबर में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. यू विल बी लर्निंग इन दिस लेसन, है ना. हमारा पूरा नर्व फाइबर भी इलेक्ट्रिसिटी के जैसा फटाफट ट्रांसफर करता है आयंस को. वी टू हैव अ पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रिक नेगेटिव आयंस. जैसे नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी रन करता है ना विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, वैसे हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रिक आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, पोटेशियम आयंस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. वी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बट that is been done for the transmission of the impulses. So we are also we also have a polarized membrane, so have the ability to perceive the stimulus and enter into a state of activity. Conductivity का मतलब है ट्रांसमिशन. वेरी सिंपल, ट्रांसमिशन. सिनेप्टिक फटीग. फटीग का मतलब क्या होता है बेटा? फटीग का मतलब होता है टायर्डनेस, थक जाना. ठीक है. सो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द सिनेप्स हॉल्ट, थोड़ी देर के लिए हॉल्ट करता है, स्टॉप करता है टेम्पररीली ड्यू टू एग्जॉशन. एग्जॉशन मतलब थकने की वजह से ऑफ इट्स न्यूरोट्रांसमीटर. दैट इज कॉल्ड एज अ सिनेप्टिक फटीग. स्टिम्युलस. स्टिम्युलस का मतलब है कोई भी चीज का स्टिम्युलस हो सकता है. फिजिकल स्टिम्युलस हो सकता है, केमिकल स्टिम्युलस हो सकता है, इलेक्ट्रिकल चेंज हो सकता है, कोई भी स्टिम्युलस हो सकता है. ठीक है. जैसे आपने गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया तो वो एक स्टिमुलस है. आपको कोई इंजेक्शन लगाने के लिए आया तो वो एक स्टिमुलस है. यस. पर मगर आपको मम्मी ने अच्छे से पैम्परिंग किया तो वो भी एक स्टिमुलस है ना. आप हर स्टिमुलस के लिए अलग अलग रेस्पॉन्स दिखाते हो, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने चिमटी लिया तो फिर आप उसको अलग रेस्पॉन्स दिखाओगे. पर अगर आपको मम्मी ने पैम्परिंग किया, है ना, मम्मी ने अगर आपको पैम्परिंग किया तो भी आप वही रेस्पॉन्स दिखाओगे क्या? नहीं ना. हर स्टिमुलस के लिए अलग अलग रेस्पॉन्स होता है. तो स्टिमुलस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और हर स्टिमुलस का रेस्पॉन्स ये कौन डिसाइड करता है? हमारा ब्रेन एंड हमारा स्पाइनल कॉर्ड डिसाइड करता है. सो इट इज डिटेक्टेबल फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल चेंज in the external or the internal environment which brings about the excitation in the nerve, muscles, organ or the organism. So again, there are different types of stimulus. Effective stimulus, submenial stimulus, weak stimulus जिसको हम बोलेंगे, and a strong stimulus. Effective stimulus का मतलब है they must have a minimum intensity which is called as a threshold stimulus. अभी देखो, आपने कभी कभी बेटा इस बात को नोटिस किया होगा कि कभी कभी आप समझो कोई घाई गड़बड़ में हो, ठीक है, कोई तो घाई गड़बड़ में हो और आपको कहीं कुछ लग जाता है, ठीक है, पर तभी आपको पता ही नहीं चलता है कि आपको लग गया है. फिर 3-4 दिन के बाद अगर आप वहां पर कुछ स्वेलिंग हो गया, देन यू फील कि अरे मुझे यहाँ पे लगा भी था क्या. कभी हुआ है किसी के साथ ऐसा? हुआ है कि नहीं? तो ऐसे क्यों होता है? हैव यू एवर थॉट कि ऐसे क्यों होता है कि हमको पता ही नहीं चला कि हमें लग गया? बिकॉज दैट स्टिमुलस वाज नॉट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी. अंडरस्टूड? दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. हर एक स्टिमुलस का एक मिनिमम इंटेंसिटी होगा ना, तभी हमें वो फील होगा. अंडरस्टूड? मिनिमम इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस.
that minimum intensity is required for us to recognize the stimulus. ठीक है, हमें स्टिमुलस पहचानने के लिए उतना मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस चाहिए ही चाहिए, तभी हमें वो पता चलेगा, अदरवाइज वी कांट फील इट. वीक स्टिमुलस which will not have any effect, that is called as a weak stimulus. मतलब हमें लग भी जाएगा तो भी हमें फील नहीं होगा. Strong stimulus which produces the same degree of impulse as a threshold stimulus. जितने जल्दी से पता चला उतने ही जल्दी रेस्पॉन्स आएगा. ठीक है, जैसे ही मैंने गर्म ऑब्जेक्ट टच किया, बहुत ही गर्म ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, अगेन देखो गर्म ऑब्जेक्ट में देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, थोड़ा माइल्ड गर्म, थोड़ा और गर्म, एकदम स्ट्रॉन्ग गर्म. एकदम स्ट्रॉन्ग गर्म रहेगा तो आप थोड़े रुकोगे क्या, तुरंत हटाओगे. पर अगर थोड़ा वीक गर्म रहेगा तो यू विल टेक टाइम टू रिमूव इट, है ना. तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस कि हाउ द बॉडी इज रेस्पॉन्डिंग. वीक स्टिमुलस, इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस. तो आपको इसका अलग अलग मेडिकल टर्म भी याद रखना बहुत जरूरी है. वीक को हम सब लिमिनल कहते हैं और स्ट्रॉन्ग को हम सुप्रा लिमिनल कहते हैं. अंडरस्टूड? So you can again take a screenshot of this page. Everything you will be having in your textbook also, but then too. Summation effect. A single subliminal, matlab weak stimulus, will have no effect. But if many such stimulus are given in quick succession, they may produce an impulse due to addition or summation of stimulus. क्या समझ में आया बेटा आपको? अगर weak stimulus है तो नहीं होगा, बट अगर बहुत सारे वीक स्टिमुलस एक साथ दिए जा रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद दिए जा रहे हैं, तो उन सब वीक का सम होके टोटल होके एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस बन जाएगा. समझा मैंने क्या बोला? समझा मैंने क्या बोला? मैं वापस बोल रही हूँ. अगर एक वीक स्टिमुलस है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, पर अगर बहुत सारे वीक एक साथ आ गए, बहुत सारे वीक एक साथ आ गए और उनका टोटल हो गया, समेशन, सम का मतलब क्या होता है, टोटल होना, उसका समेशन हो गया, एडिशन हो गया, तो इट मे प्रोड्यूस अ इम्पल्स. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ समेशन इफेक्ट. ऑल दीज थिंग्स ये कैसे पता चला है हमें? बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स, है ना. हमने एक्सपेरिमेंट्स किया ऑन डिफरेंट एनिमल्स टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस एंड हर एक स्टिमुलस को स्टडी किया गया. ऑल और नन लॉ. The nerve will either conduct the impulse along its entire length or will not at all conduct the impulse, as in case of the weak stimulus. या तो वो conduct करेगा या तो वो conduct नहीं करेगा. ऐसे बीच में कुछ अटका नहीं है, या तो करेगा या तो नहीं करेगा. अगर stimulus है तो वो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा. ऐसा नहीं है कि कभी करेगा कभी नहीं करेगा, ऐसा ये नहीं है, इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं है. So all or the none law. Then refractory period. It is a time interval during which a nerve fails to respond to the second stimulus, however strong it is. ठीक है, सो हर एक स्टिमुलस के लिए, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा. देखो जैसे ही आपको एक स्टिमुलस मिला और आपने अगर फॉर एग्जांपल वेरी क्विक स्टिमुलस दिया, मतलब एक स्टिमुलस दिया उसके बाद तुरंत दिया, उसके बाद तुरंत दिया, उसके बाद मतलब आप थोड़ा भी बीच में गैप नहीं रख रहे हो, तो 2-3 स्टिमुलस मिस हो जाएगा. 2-3 स्टिमुलस क्या हो जाएगा? मिस हो जाएगा. So it is a time interval during which a nerve fails to respond to a second stimulus, however strong it is. ठीक है, the impulse requires. For this I will give you a very simple example बच्चा, ठीक है, to understand this in a very depth one. जैसे for example आपको बहुत किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, हाँ, let us say बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो इतना ज्यादा लगा है उसको कि उसको इतना ज्यादा स्टिमुलस मिला है, और उसमें भी अगर आकर कोई डॉक्टर ने उसका क्लीनिंग किया, सर्जरी किया, तो उसको इतना तभी फील नहीं होगा क्योंकि तुरंत रेस्पॉन्स मिल रहा है, तुरंत स्टिमुलस मिल रहा है. आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई मीन टू से? तुरंत स्टिमुलस मिल रहा है क्योंकि ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है, उसके अंदर भी अगर वापस कोई स्टिमुलस देते जाएगा तो फिर 2-3 स्टिमुलस गायब हो जाएंगे. अंडरस्टूड? ठीक है, so it is a time interval during which a nerve fails to respond to the second stimulus, however strong it is. And how much is the delay? The impulse requires 0.3 to 0.5 milliseconds. इतना तो गैप होना ही चाहिए ताकि दूसरा सिनेप्स आ सके, क्रॉस अ सिनेप्स.
अगर इस गैप्स के अंदर ही दूसरा स्टिमुलस मिल रहा है तो वो स्टिमुलस फील ही नहीं होगा, वो पता ही नहीं चलेगा. So this time is required for the realize of a neurotransmitter from the axon terminal and the excitation in the dendron of the next neuron. Understood? So all this can be asked as a 1-mark question for your board exam. समझा कि नहीं समझा? Any doubt? Yes, ma'am. Yes. Next, velocity तो आपने already आपके फिजिक्स में पढ़ी है, तो आपको समझना आसान हो जाएगा. So rate of transmission of impulse is higher in long and thick nerve. It is higher in homeotherms than in what do you mean by homeotherms and poikilotherms? कौन बताएगा मुझे homeotherms क्या होता है और poikilotherms क्या होता है? पोइकिलोथर्म्स अपना बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग. Example? Lizard. Okay. What about homeotherms? Homeotherms cannot change the They temperature. cannot change the temperature. Example? Birds. हम लोग Air. नहीं है homeotherms? Yes, हम लोग भी All of the homeotherms. mammals. Yes. ठीक है. So we and birds are homeotherms. बाकी के जितने भी animals है सब poikilotherms है. तो velocity किसके अंदर ज्यादा होती है? Birds और human beings में. और poikilotherms में इतनी ज्यादा velocity नहीं है. कितनी है? Velocity of transmission is higher in voluntary fibers. What do you mean by voluntary fibers? हम लोग कंट्रोल कर सकते. करेक्ट. जो अपने विल पे होता है, जो अपने विल पे होता है ना? जैसे कि यूरिनेशन को जाना है नहीं जाना है, दैट इज आवर ओन कंट्रोल, है ना? देन हमें डेफिकेशन करना है कि नहीं करना है, मुझे हाथ उठाना है या नहीं उठाना है, दैट इज वॉलंटरी, है ना? सो वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन इज हाइयर. कितना? 100 to 120, ठीक है, m per second in the meter per second in man, as opposed to the autonomic or involuntary nerves. It is faster in modulated. क्यों modulated में fast है? क्योंकि nodes of Renvier है. Because impulse jump करता है from one node to another node. So again, this can be asked as a MCQ question or a 1-mark question in the board exam. About velocity, it can be asked as a MCQ or the 1-mark question. Next is the... Yes, Prachit, are you having any sort of doubt, beta? Prachit, any doubt? No, ma'am. Now, in this particular lesson, you are going to learn about the different types of the synaptic transmission. Okay? Okay. So, synapse क्या है? That we have already learned that the neuron communicate with one another with the help of synapse. We have seen the different types of synapse also. Presynaptic neuron, synapse के ऊपर वाला न्यूरॉन, the neuron carrying an impulse to the synapse. जो synapse के पास मैसेज लेकर आ रहा है, जो लेकर आ रहा है वो प्री हो गया, जिसने दे दिया है वो पोस्ट हो गया. So neuron receiving input as a synapse or a generator region is called as a post synaptic neuron. Cleft का मतलब बायो में क्या होता है? गैप, स्पेस, ठीक है? So it is a space, दो सेल के, दो न्यूरॉन के बीच में, इंटरसेल्यूलर, दो सेल के बीच में, नर्व सेल, दो नर्व सेल के बीच में जो स्पेस है, in between two cells having the width of just 20 to 30 nanometer is called as a synaptic cleft. Then synaptic transmission, process by which the impulse from presynaptic is conducted to the postsynaptic. और इसके बीच में काम कौन करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर काम करेगा. न्यूरोट्रांसमीटर कौन है? एसिटाइल कोलिन. अभी के लिए आपको इतना ही पढ़ना है. जो लोग नीट में इंटरेस्टेड है, जो लोग मेडिकल एंट्रेंस के लिए इंटरेस्टेड है, आप लोग अलग अलग टाइप के पढ़ोगे. डोपामाइन भी होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है? बट अभी आपको 12th स्टैंडर्ड के लिए यू हैव टू लर्न ओनली दिस मच.
So just go through again this points. आज मैंने जो जो भी पढ़ाया है आपका टेक्स्ट बुक का, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आई विल ओपन द टेक्स्ट बुक. ऑल ऑफ यू हैव ब्रॉट द टेक्स्ट बुक ना, कि अभी भी कोई है जिसने खरीदा ही नहीं है टेक्स्ट बुक? एनीवन? Yes, ma'am. Having textbook. Okay, I think so. We have covered till the part 187 पेज नंबर तक हमारा हुआ है अभी तक का पढ़ के, ठीक है, 187 पेज नंबर तक. तो आपके लिए होमवर्क क्या क्या रहेगा? ये सारा न्यूरोग्लियल सेल्स को लिखने के लिए टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स विद अ डायग्राम, आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है. यू हैव टू राइट डाउन दिस टेबल ऑल्सो. 185 पेज नंबर पे जो दिया है, 185 पेज नंबर पे टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स का जो टेबल दिया है, दैट ऑल्सो यू हैव टू राइट डाउन. You have to write down the properties of the nerve fibers which I'm teaching you just now. ठीक है, और ये सब चीजें याद रखो, बिकॉज जब हम आगे ब्रेन वगैरह पढ़ेंगे तो फिर बार बार मैं आपको ये साइनैप्स क्या है, प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट न्यूरॉन क्या है, मैं वापस से रिपीट आके नहीं करके बताऊंगी. अभी ये पूरा आपको रट्टाफाई करके रखना है, ठीक है. So you can see all the diagrams over here. देखो, see the labelings nicely and properly. देखो, जहाँ पे मैं cursor move कर रही हूँ, this is a presynaptic neuron. Presynaptic neuron. ये क्या हो गया? ये पूरा सिनेप्टिक बल्ब हो गया, सिनेप्टिक बल्ब. उसके अंदर छोटे छोटे बबल के जैसे स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं. देखो, आई एम मूविंग द कर्सर. उसके अंदर बबल के जैसे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं. तो बायो में, हाँ, बायो में जब कोई बबल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है तो हम उसे वेसिकल्स कहते हैं, ठीक है. तो दे आर कॉल्ड एज सिनेप्टिक वेसिकल्स. उसके अंदर भी आपको छोटे 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 चीजें नजर आ रही है. व्हाट आर द छोटे छोटे चीजें? दे आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स. तो जब भी कोई इम्पल्स आएगा ना, तो सिनेप्टिक वेसिल का ये जो बबल है वो फूटेगा और उसके अंदर जो छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, दे आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स. देख सकते हो आप यहाँ पे, वो निकलेंगे और फिर इस क्लेफ्ट में जाएंगे. ये देखो, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है. सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद नेक्स्ट न्यूरॉन होगा, तो नेक्स्ट न्यूरॉन के ऊपर उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. देखो, ग्रीन ग्रीन कलर से रिसेप्टर्स दिख रहे हैं. तो इस न्यूरोट्रांसमीटर को पकड़ने वाला कौन होगा? रिसेप्टर्स होंगे, जो कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में प्रेजेंट होंगे. अंडरस्टूड इतना? मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. सी द डायरेक्शन वंस अगेन, सी द डायरेक्शन. You can see the numberings also nicely and properly. देखो, number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. See the numbering. पहले क्या होगा? इम्पल्स आया, ये एक्सॉन है. हाँ, ये किसका पार्ट हमने जूम किया है? एक्सॉन के पार्ट को हमने जूम किया है. तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये एक्सॉन का लास्ट वाला पार्ट है. हाँ, ये वाला हिस्सा आप इमेजिन कर पा रहे हो ना ये क्या है? रुको, मैं वापस दिखाती हूँ आपको. ये देखो, ये वाला हिस्सा है, ये लास्ट वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो बल्ब के जैसा दिख रहा है. ऑल ऑफ यू कैन सी ना दिस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर. इसी पार्ट को हमने यहाँ पे जूम किया है, इसी पार्ट को हमने यहाँ पे जूम किया है. तो अभी आप इमेजिन कर पा रहे हो बेटा? ओके, तो देखो, अब इस पार्ट को हमने यहाँ पे जूम किया है. यस. सो देखो, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया. जैसे इम्पल्स आया, जैसे ही मुझे स्टिमुलस मिला, ये वेसिकल्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है, ये वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर तैयार रहते हैं, ठीक है. इस तैयार हुए न्यूरोट्रांसमीटर से जैसे ही कुछ स्टिमुलस मिलेगा, ये फूटेगा, यस, टूटेगा, ब्रेक होगा, और सारे न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पर आके जमा हो जाएंगे? क्लेफ्ट में, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जमा हो जाएंगे. इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट से इसको उठाएगा कौन? उसे रिसीव कौन करेगा? ये रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट है. यू कैन सी द ग्रीन ग्रीन रिसेप्टर्स. देखो, ये रेड रेड बॉल्स को रिसीव कर रहे हैं, तो इसको रिसीव करेंगे. इसके सारे रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. और फिर ये कहाँ जाएगा? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में जाएगा और फिर नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगा. ठीक है, तो वी विल बी लर्निंग इन डिटेल अबाउट दिस इन द नेक्स्ट क्लास, नॉट टुडे. ठीक है, so this is how it has been done. So you can see the diagram, presynaptic, postsynaptic. तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे
मैसेज देखो, सी द एरो मार्क, द मैसेज इज बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम डेंड्रॉन टू एक्सॉन। तो यहाँ पे न्यूरल सिग्नल हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे साइनैप्स है, साइनैप में कैसे वो वहां पे सिनेप्टिक बल्ब है, यू कैन सी दिस। ये क्या है, ये बीच का स्पेस क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, यस। और ये बीच बीच में पर्पल कलर के बॉल्स क्या दिख रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। शाबाश, वेरी गुड, न्यूरोट्रांसमीटर्स, गुड। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, ठीक है। तो इतना वी विल सी इन द रेस्ट पार्ट, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। सो वी हैव लर्न द न्यूरॉन और द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के दो सेल्स, न्यूरॉन, न्यूरोग्लियल सेल्स। फिर हमने क्या पढ़ा, न्यूरोग्लियल सेल्स के टाइप्स पढ़े। सेंट्रल में अलग है, पेरिफेरल में अलग है। सेंट्रल में 4 है, पेरिफेरल में 2 है। फिर हमने उसका फंक्शन पढ़ा, हर एक न्यूरोग्लियल सेल्स का टाइप, उसका फंक्शन पढ़ा, ठीक है। देन वी हैव लर्न द न्यूरॉन्स इन डिटेल। हमने साइटोन क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, डेंड्रॉन क्या है, एक्सॉन क्या है, एवरीथिंग वी हैव लर्न। देन ये नीसेल्स ग्रैन्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम व्हिच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर। देन we have seen all the parts of the neuron with its function. Then we have seen about the axon, we have seen about the axon hillock. Axon hillock plays a very important role because it is going to transmit the message to the axon. Then we have seen the 2 types of nerve, that is non-modulated and modulated. Non-modulated के ऊपर myelin sheath नहीं है, तो सिर्फ क्या present है, न्यूरिलेमा present है। Modulated में myelin sheath है, ठीक है, इसलिए कंडक्शन बहुत ही फास्ट होता है, 50 टाइम्स मोर होता है। Then we have seen the different types of neuron, sensory, motor and mixed. Similarly, we have seen the unipolar, bipolar, multipolar. Then we have seen the covering. सबसे ऊपर एपिन्यूरियम, उसके अंदर पेरिन्यूरियम, उसके अंदर एंडोन्यूरियम और उसके अंदर नर्व फाइबर, ठीक है। फिर we have seen the difference between the nerve and a tract. नर्व मतलब जो बाहर है सीएनएस के, मतलब पीएनएस में है, और ट्रैक्ट मतलब जो अंदर है सीएनएस के। Then we have seen all different types. I've given you a shortcut कि आप कैसे याद करोगे, सेम करके याद करोगे। सेम मतलब सेंसरी एफरेंट, मोटर एंड इफरेंट, तो ऐसे जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। Then different types of synapse हमने देखा, 2 डेंड्रॉन के बीच में, एक्सॉन एंड एक्सॉन के बीच में, एक्सॉन एंड सोमैटिक सेल्स के बीच में। सोमा मतलब क्या होता है, साइटोन होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको सोमैटिक कह रहे हैं। सोमा मतलब साइटोन। एंड एक्सॉन एंड डेंड्रॉन के बीच में। Then we have seen the properties. All these properties can be asked as a 1-mark question or can be asked in a different forms. So we have seen it is excitable, it is conductible, it halts for some time, it has different types of stimulus, weak stimulus, strong stimulus and a threshold stimulus. Summation means अगर बहुत सारे weak है तो it will combine to form a strong one. Either it will do the conduction or it will not do the conduction. It has a refractory period, it has an interval period, and how much delay it requires, 0.3 to 0.5 milliseconds. Then we have seen the velocity also. Voluntary में ज़्यादा है, involuntary में कम है. Modulated में ज़्यादा है, non-modulated में कम है. Then we have seen the different regions of the synapse, है ना? Presynaptic, synaptic bulb, उसके अंदर synaptic vesicles, फिर synaptic cleft, and then postsynaptic. Understood? Yes, ma'am. Yes. So today only the other children's, those who are not at all responding, I will be asking those children's in the next class.